लोकसभा चुनाव को लेकर तेज होती सरगर्मियों के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर जिन्न की बोतल से बाहर आ गया है। इस वक्त भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर दिल्ली शराब घोटाले की जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जिसे खत्म करने का दावा हर कोई दल करता है, लेकिन इससे कोई भी अछूता नहीं है। सत्ता में बैठे नेता अक्सर ये बोलते हैं कि कानून अपना काम तब तक करता है जब तक कि उस पर राजनीतिक दबाव न हो, लेकिन 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए सेंट्रल एजेंसियां की कार्यवाही जिन नेताओं के पीछे लगा दी गई, उनमें से ज्यादातर बीजेपी में शामिल हो गए और जो बीजेपी में नहीं गए वो जेल चले गए, जो नहीं गए हैं वो चले जाएंगे। ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको 25 ऐसे चेहरे बताऊंगा जो भारतीय राजनीति में नामी और बड़े चेहरे माने जाते हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें से 10 कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2 और एसपी और वाईएसआरसीपी से 1-1 शामिल हैं। गजब की बात तो यह है कि इन 25 में से 23 मामलों में उन नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का राजनीतिक कदम उनके लिए एक बड़ी राहत में बदल गया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, और साथ ही जानेंगे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपने आप जिनके पाप धुल जाते हैं वो कौन से नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आपको कुछ भी जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ईडी 2018 से पहले कैसे काम करती थी और पीएमएलए में संशोधन के बाद अब कैसे काम करती है। ये ग्राफ देखिए, ये बयान करता है कैसे 2018 में बदलाव करके ईडी के केसेस में बढ़ोतरी की गई। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, गैर कानूनी तरीकों से कमाई गई ब्लैक मनी को कानूनी तरीके से कमाए गए धन के रूप में बदलना यानी व्हाइट मनी बनाने को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए पैसे को छुपाने का एक तरीका है। वहीं गैर कानूनी धन की हेराफेरी करने वालों को लाउंडर कहा जाता है। इस हेराफेरी के लिए लाउंडर द्वारा कई तरीके अपनाए जाते हैं। गैर कानूनी धन की इसी हेराफेरी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है। इसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। 2018 में इसमें एक बदलाव किया गया। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दिया गया। पीएमएलए के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 में और सेक्शन 18 में बदलाव कर दिया गया, जिससे हुआ यह कि ईडी को यह शक्ति दे दी गई कि वो अब इस कानून के तहत लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच शुरू करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज कर लेगी और खुद ही गिरफ्तारी कर लेगी। आप हिपोक्रेसी समझ रहे हैं ना? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, एक बात और, ये अमेंडमेंट संसद में पास कराना आसान नहीं था। बीजेपी के पास लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में वो पारित नहीं हो पाता। इसलिए बीजेपी ने पीएमएलए में अमेंडमेंट को मनी बिल की तरह पेश किया। मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं करना पड़ता, इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति लेकर लोकसभा में पेश किया जाता है और वहीं से वो कानून बन जाता है। इस तरह ईडी को तैयार किया गया एक हथियार की तरह, जिसका इस्तेमाल आज विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ईडी किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और जेल भेज देगी। वीडियो के शुरू में जिन 25 नेता की बात मैंने की वो नेता हैं जो बीजेपी में चले गए। उनमें से 23 के खिलाफ चल रहे मामले या तो बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इस सूची में शामिल 6 नेता लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अकेले इसी साल बीजेपी में गए हैं। 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चला था कि 2014 के बाद जब एनडीए सत्ता में आया तो कैसे ईडी और सीबीआई ने 95% प्रमुख विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ कार्यवाही की। विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन कहता है, यानी वो मशीन जिसके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं को अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर कानूनी परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता। रिपोर्ट में 2022 और 2023 में ईडी और सीबीआई की जांच का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र को बताया गया। नई स्टडी से पता चलता है कि महाराष्ट्र में जब 2022 और 2023 की राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, उस वक्त सेंट्रल एजेंसीज की छापेमारी भी चल रही थी। आपको याद होगा 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली थी, लेकिन एक साल बाद ही अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया था। रिकॉर्ड बताते हैं कि एनसीपी गुट के 2 बड़े नेताओं अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के सामने आए मामलों को बाद में बंद कर दिया गया था। प्रफुल्ल पटेल की क्रोनोलॉजी समझिए। मई 2017 में सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है। एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस मर्जर में भ्रष्टाचार को लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है। मई 2019 में ईडी प्रफुल्ल पटेल का नाम अपनी चार्जशीट में लिख लेती है।
जून 2023 में प्रफुल्ल पटेल बीजेपी का एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं और मार्च 2024 में यानी कुछ दिनों पहले ही सीबीआई फाइल्स क्लोजर रिपोर्ट बना देती है। फिलहाल ये रिपोर्ट कोर्ट में है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 12 प्रमुख राजनेता 25 की सूची में हैं, जिनमें से 11 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के 4 शामिल हैं। इनमें से कुछ मामले गंभीर हैं, बताते हैं कैसे। अजीत पवार का केस पहले बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया। दरअसल अजीत पवार के मामले में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने अक्टूबर 2020 में, जब वह पिछली एनडीए सरकार का हिस्सा थी, एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, लेकिन बीजेपी के सत्ता में लौटने पर मामले को फिर से खोलने की मांग की गई। नतीजा आपने देखा, एनडीए में शामिल होने के बाद फाइल बंद कर दी गई। EOW की कार्रवाई के आधार पर पवार के खिलाफ ईडी का मामला तब से निरर्थक हो गया है, किसी काम का नहीं रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, जिन पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप था। इनकी भी क्रोनोलॉजी समझिए। अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस की EOW ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की, सितंबर में जांच शुरू की, अक्टूबर 2020 में EOW फाइल कर देता है क्लोजर रिपोर्ट, यानी अब ईडी द्वारा उसको फिर से चैलेंज कर दिया जाता है। अप्रैल 2022 में ईडी चार्जशीट फाइल करती है, जिसमें पवार का नाम नहीं होता। जून 2022 में शिवसेना टूट जाती है, शिंदे एनडीए के साथ सरकार बना लेते हैं। अक्टूबर 2022 में EOW फिर से जांच शुरू करती है और ईडी के सबूतों के आधार पर करती है, और जुलाई 2023 में अजीत पवार एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जनवरी 2024 में EOW दूसरी फाइल क्लोजर रिपोर्ट के तौर पर बंद कर देता है। फिलहाल इसी तरह अन्य नामों में मुकुल रॉय, हार्दिक पटेल, प्रवीण ढरेकर, BS येदुरप्पा, नारायण राणे और जितेंद्र तिवारी समेत कई नेता हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि एनसीपी गुट के 2 शीर्ष नेताओं अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामले भी बंद कर दिए गए हैं। अब ऐसे मामले भी हैं जो खुले रहते हैं, लेकिन केवल नाम के लिए, जिनमें कोई एक्शन नहीं होता। उदाहरण के लिए सीबीआई 2019 में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाती है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सांसद थे उस वक्त जब नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में कथित अपराध हुआ था। उसके बाद अधिकारी 2020 में टीएमसी से बीजेपी में चले गए। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मंजूरी का इंतजार अभी तक किया जा रहा है। नारद न्यूज पोर्टल के CEO मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में एक फर्जी बनाई गई कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से कथित तौर पर पैसे लेते नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ भी मामले अटके हुए हैं। हिमंता को 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा है। शारदा चिटफंड स्कैम पश्चिम बंगाल का एक बड़ा आर्थिक घोटाला था। इस कंपनी पर आरोप है कि इसने पैसे ठगने के लिए लोगों से लुभावने वादे किए थे कि आप इतने इतने पैसे अपने खाते में जमा करो, हम आपकी रकम को 34 गुना करके वापस करेंगे। इस घोटाले में करीब 40,000 करोड़ की हेरफेर हुई थी। वहीं अशोक चव्हाण, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस साल बीजेपी में शामिल हो गए। इन्हें आदर्श हाउसिंग मामले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस घोटाले में कुछ महंगी जगहों पर बनी बिल्डिंग्स में फ्लैट्स बनाए गए थे, जो भारतीय सेना के जवानों और उनकी विधवा बीवियों को दिए जाने थे, लेकिन वो फ्लैट्स नेताओं और नौकरशाहों को बांट दिए गए। जब से अशोक बीजेपी में गए हैं, सीबीआई और ईडी की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। सीबीआई के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि एजेंसी की सभी जांच सबूतों पर आधारित होती है। जब भी सबूत मिलते हैं, उचित कार्रवाई की जाती है। जब सवाल किया गया कि जहां आरोपी पार्टी बदल लेता है, उसके बाद एजेंसी भी अपना रास्ता बदल देती है, इस पे अधिकारी थोड़ा बचते नजर आए। उन्होंने कहा, कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से कार्यवाही में देर होती है, लेकिन वे मामले खुले हैं। कुछ भी हो, द इंडियन एक्सप्रेस की इस जांच से पता तो यही चलता है कि मामले को बंद करने से लेकर ठंडे बस्ते में डालने तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने आरोपी के अपने पार्टी बदलने और सत्तारूढ़ बीजेपी में जाने पर जांच करने का तरीका बदल दिया है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।